हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ एम्प्लॉइज़ कॉस्ट। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस करा भी दिए थे और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी दिए थे। आइए उन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल की क्लास में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 ये क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे। आइए इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं? फॉलोइंग डाटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मैसेज एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की बुक्स में से जानकारी ली है हम लोगों ने। सैलरी दी है 30,000, बोनस 25,000 ऑफ द सैलरी, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ ईएसआई 15%, टोटल कॉस्ट at employees welfare activities 6,61,500 per annum, total leave permitted during the year 30, number of employees 175, normal idle time आपका 70 आवर्स पर एनम है, एबनॉर्मल आइडल टाइम ड्यू टू फेलियर ऑफ पावर सप्लाई 50 आवर्स है, वर्किंग डेज पर एनम इतने हैं, एनुअल कॉस्ट ऑफ ईच एम्प्लॉइज निकाल सकते हो। किया है आपने? बताइए कितना आंसर है। बताइए कितना आंसर है जी आपका पहले पार्ट का। किया है आप लोगों ने? ये आंसर है क्या सबका? यही आंसर है? चलिए सॉल्व करते हैं जी। व्हाट अबाउट अदर्स? क्या बाकी बच्चों ने क्वेश्चन किए नहीं है? कुछ बच्चों ने बताया है। व्हाट अबाउट अदर्स? क्या बाकी बच्चों ने क्वेश्चंस किए नहीं है? हम लोग क्लासेस लंबी नहीं लगाते हैं ताकि आप होमवर्क कर सको। अगर आपने होमवर्क नहीं करना तो बता दीजिए, हम लंबी लंबी क्लासेस लगा के ख़त्म करते हैं। बताइए।
क्वेश्चन है हमारा 3, एनुअल कॉस्ट टू ईच एम्प्लॉइज। प्लीज़ मैंने आपको जो होमवर्क दिया होता है ना वो करके लेके आया कीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं अगर आप होमवर्क नहीं करते हो। और अगर लाइव क्लास चलती है तो हर बच्चे ने लाइव क्लास लगानी होती है, तभी फ़ायदा है। आप लाइव क्लास लगाने को बोलते हो लेकिन बाद में आप खुद लाइव क्लास में प्रेजेंट नहीं होते हो। अगर आप इसी तरीके से लाइव क्लास में नहीं आओगे सारे बच्चे तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है, होमवर्क नहीं करोगे फ़ायदा कोई नहीं है। कभी आप देख लीजिए हम लोगों ने टाइमिंग नहीं बढ़ाई है, इसलिए नहीं बढ़ाई है, उतनी ही टाइमिंग है। आज भी आप 3:30 के आसपास फ्री हो जाते हो ताकि आपके पास होमवर्क करने का टाइम मिले, आपको टेस्ट प्रिपेयर करने का टाइम मिले। अगर आप वो दोनों चीज़ें नहीं कर रहे तो फिर हम क्लासेस को बढ़ा देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ annual cost of each employee। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब मुझे साथ के साथ बताना क्या क्या आएगा। सैलरी एनुअल पूछी है तो सैलरी पर मंथ दी है पर एम्प्लॉय, तो 30,000 इंटू 12 3,60,000। डीए नहीं है क्वेश्चन में, बोनस है। बोनस है 25% ऑफ सैलरी, तो 3,60,000 का 25% लोगे तो 90,000 आ गया। उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ESI एक्सेट्रा 15% ऑफ द सैलरी, तो ये 54,000 हो जाएगा। ठीक है जी। अब बताइए टोटल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज वेलफेयर एक्टिविटी, इसका क्या किया जाए, जल्दी बताइए। टोटल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज वेलफेयर एक्टिविटी, इसको कैसे बांटा जाए? क्या ये भी एम्प्लॉइज कॉस्ट का पार्ट है? टोटल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज वेलफेयर एक्टिविटी 6,61,500। पहले तो ये बताइए क्या ये एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट है, और अगर पार्ट है तो आप इसे बांटोगे कैसे, जल्दी बताइए प्लीज़। पर एम्प्लॉय बांटेंगे, बिल्कुल सही है, ये एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट है और इसे पर एम्प्लॉय बांट देंगे। ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो भी खर्च करता है वो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट है। CTC मैंने आपको बोला था, कॉस्ट टू ईच एम्प्लॉय जो होता है वो कॉस्ट टू कंपनी। तो कंपनी जो भी अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए खर्च करता है उसके बेनिफिट के लिए खर्च करता है, चाहे उसको पैसे दे के खर्च कर रहा है या फैसिलिटी प्रोवाइड करके खर्च कर रहा है, वो सारे का सारा एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट है। तो आप इसे बांट देंगे टोटल एम्प्लॉयज़ में, ये भी सैलरी का पार्ट ही माना जाएगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कोई भी काम करे वो सैलरी का पार्ट है। ठीक है सर। तो आएगा ये कॉस्ट at employees welfare activities 6,61,500 when you divide this with by 175, तो बताइए कितना आएगा? ये आएगा 3780।
आई थिंक दिस इज द टोटल कॉस्ट। बताइए जोड़ के कितना आया? 5,07,780। ठीक है जी। सेकेंड पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर। कॉस्ट पर आवर, पर आवर एम्प्लॉय कॉस्ट निकालने के लिए आपको इफेक्टिव आवर्स निकालने पड़ेंगे। टोटल आवर्स पर एम्प्लॉय, टोटल आवर्स पर एम्प्लॉय कितने आएंगे? 310 डेज हैं। बताइए, इंटू 8, ये टोटल आवर्स आ जाएंगे। इसमें से आइडल आवर्स कितने आएंगे ये बताइए ज़रा, बताइए आइडल आवर्स कितने हैं? आइडल आवर्स बताइए प्लीज। एक आंसर 270 आ रहा है, एक 240 आ रहा है, दूसरा आंसर 70 आ रहा है। सेवेंटी आएगा जी, क्योंकि 30 डेज तो हो सकता है हम पेमेंट कर ही ना रहे हो। 30 डेज तो हो सकता है इसमें शामिल ही ना हो। वर्किंग डेज 310 हैं वर्कर के, 30 दिन छुट्टी दे दी हमने, तो ये 30 दिन काट के ही होंगे ये 310 दिन। ठीक है जी। तो ये जो आपको 30 डेज दे रखा है ना, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। आपको जो 310 दिन दिए हुए हैं उसमें से 30 डेज ऑलरेडी माइनस कर रखे होंगे, मैं मान के चल रहा हूं। और यहां कौन सा लिखा हुआ है कि पेड हॉलीडेज हैं। ठीक है, तो 30 डेज तो वो काम कर ही नहीं रहा, इसका मतलब हम उसको सैलरी भी नहीं दे रहे होंगे। और नॉर्मल आइडल टाइम इन्होंने बता दिया हुआ वही लेना है हमने। अगर आप दोनों को कंसीडर करोगे तो फिर ऐसे बन जाएगा +70, पर ये गलत हो जाएगा। 240 + 70, +70 गलत हो जाएगा। ये भी हो सकता है, बताइए ज़रा, ऐसे नहीं हो सकता? कि 240 हॉलीडेज के हो, ठीक है, और +70 ये हो, ये भी तो हो सकता है। दोनों को कंसीडर करके किया जा सकता है। हाँ जी पुलकित जी, इसमें दोनों का ही आ जाएगा। आप 30 डेज
तो वो ऑफ पे रहते हैं, छुट्टी पर ही रहते हैं, और बाकी 70 दिन वैसे खराब करते हैं, 70 घंटे वैसे खराब हो जाते हैं। जल्दी से बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इसमें प्रॉब्लम है कि 30 डेज को आप मानते हो पेड हॉलीडेज, अगर आप मान लेते हो तो 30 डेज नॉर्मल आइडल टाइम ये हो गया, और 70 घंटे जब आप काम कर रहे हो उस दौरान आपका आइडल टाइम हो जाता है। तो फिर आपको 310 लेना चाहिए अगर आप ये मानते हो तो। ठीक है जी, तो माइनस करके कितना आएगा बताइए? 70, ये आपका नॉर्मल आइडल टाइम है, सॉरी अफेक्टिव आवर्स हैं ये। तीस दिन तो वो छुट्टी पे ही रहा, मान लीजिए वो पेड है। देखिए अगर वो अनपेड होती ना, अगर वो इसमें काउंट ही ना करते, फिर तो उसको हम पेमेंट ही नहीं कर रहे, फिर तो आइडल टाइम की में काउंट ही ना होती। लेकिन मान लीजिए अगर आप उसको काउंट करके चल रहे हो कि 30 दिन के लिए वो पेमेंट भी ले रहा है, तो इसका मतलब वो जो 30 दिन है वो काम नहीं कर रहा लेकिन पेमेंट ले रहा है, तो आइडल टाइम में ही माना जाएगा। वर्कर बियर करेगा उसे, सॉरी कस्टमर बियर करेगा। और 70 घंटे वो काम के दौरान आइडल टाइम है उसका, लंच ब्रेक वगैरह, टी ब्रेक वगैरह, रिक्रिएशनल टाइम्स जो होता है वो। तो टोटल आपका आइडल टाइम 310 घंटे हो गया। इसका मतलब उसके इफेक्टिव आवर जब वो काम करता है किसी न किसी प्रोडक्ट के ऊपर, वो 2170 है। ठीक है, तो कॉस्ट एम्प्लॉइज कॉस्ट पर आवर आपका खर्चा हुआ 5,07,780 डिवाइडेड बाय 2170 इज इक्वल टू 234 पर आवर। ये एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर होगी। और तीसरा पॉइंट पूछा है कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल टाइम पर एम्प्लॉय। ठीक है जी, एबनॉर्मल आइडल टाइम 50 आवर्स हैं, वो तो दिए हुए हैं, और 1 घंटे की कीमत है 234। तो मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा। बताइए मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 11,700 एबनॉर्मल आइडल टाइम की कॉस्ट है। 50 घंटे आपके एक वर्कर के एबनॉर्मल आइडल टाइम है, और 1 घंटे की कीमत 234 है। जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हो तो 11,700 आपका एबनॉर्मल आइडल टाइम आ जाता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया, 4th पर चलते हैं। क्या आपने क्वेश्चन कर लिया 4th? फोर्थ क्वेश्चन, क्या आपने 4th क्वेश्चन कर लिया? जल्दी बताइए। फोर्थ हो गया, 5th और 6th नहीं हुआ।
ओके, चलिए मैं करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा ही कर लेते हैं। इट इज सीन फ्रॉम द जॉब कार्ड। जॉब कार्ड का मतलब जहाँ रिकॉर्ड रखा जाता है कि वर्कर कितने घंटे कहाँ स्पेंड करता है। फॉर रिपेयर ऑफ कस्टमर्स इक्विपमेंट दैट द टोटल ऑफ 154 लेबर आवर्स हैव बीन पुट इन एज डिटेल बिलो। टोटल करके देख लीजिए 154 लेबर आवर्स का डिटेल है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वर्कर ए को हम 200 रुपया पर डे पे करते हैं 8 घंटों का, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो पेमेंट होगी वर्कर ए की 25 रुपीज़ पर आवर हो जाएगी। वर्कर बी को हम पे करते हैं 100 रुपया पूरे दिन का 8 घंटों का, यानी कि उनकी 12.5 रुपये की वेजेस हो जाएंगी वर्कर बी की। और सी को पे करते हो 300 रुपया 8 घंटों का, यानी कि 37 रुपीज़ 0.5 पैसा पर आवर सी की पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तीनों की पेमेंट अलग अलग है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये काम कर रहे हैं, इतने इतने घंटे उनके गिवन हैं। ठीक है जी, ओके। इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड इन ए लेबर कंसिलेशन द वर्कर आर टू बी पेड डियरनेस अलाउंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब होता है जो महंगाई होती है, इन्फ्लेशन। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आपने इंडेक्स नंबर में पढ़ा हुआ है और उसमें आपको याद होगा हम लोग उसका इस्तेमाल इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए करते हैं। और डीएनएस अलाउंस बेसिकली इन्फ्लेशन को ही कंपनसेट करता है। आपने ये इनकम टैक्स में भी पढ़ा होगा और वैसे भी आपको ये जनरल पता होगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बेसिकली इन्फ्लेशन को कवर करता है, उसको कंपनसेट करता है। कहता है कि डियरनेस अलाउंस ऑन द बेसिस ऑफ, उनको वर्कर को डियरनेस अलाउंस दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के बेसिस के ऊपर। और रिलेटिंग टू ईच मंथ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स चेक किया जाता है और उस हिसाब से इस करंट मंथ का 968 आया टोटल। ठीक है जी, 968 करंट मंथ का वर्कर्स के लिए, उसके हिसाब से हम लोगों ने 968 टोटल डियरनेस अलाउंस डिसाइड किया है। महंगाई को कंसीडर करके, ठीक है, फॉर द रेलेवेंट मंथ। रेलेवेंट मंथ मतलब करंट मंथ का। द डियरनेस अलाउंस इज पेबल टू ऑल वर्कर्स, सब वर्कर को दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वेज रेट। वेज रेट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि जिसका वेज रेट ज़्यादा है उसको ज़्यादा मिलेगा, सबको बराबर दिया जाएगा। नॉर्मली जो डियरनेस अलाउंस होता है ना वो परसेंटेज ऑफ बेसिक वेजेस होती हैं। ठीक है, बट यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो डियरनेस अलाउंस है वो सबको इररिस्पेक्टिव ऑफ वेज रेट दिया जाएगा, सबको बराबर दिया जाएगा। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट है तो, और अगर वो लीव पर भी हैं लेकिन वो लीव विद पे होनी चाहिए तो भी उनको मिलेगा। ओके सर। संडे कहते वीकली हॉलीडे होता है, संडे इज ए वीकली हॉलीडे, यानी कि उस दिन काम नहीं चलता। ईच वर्कर हैज़ टू वर्क फॉर 8 आवर्स, हर वर्कर 8 घंटे काम करता है मिनिमम ऑन ऑल द वीकडेज एंड 4 आवर्स ऑन सैटरडे, और 4 घंटे वो सैटरडे काम करता है। द वर्कर्स आर हाउ एवर पेड फुल वेजेस फॉर सैटरडे, हालांकि उनको पेमेंट होती है जो 8 घंटों के हिसाब से होती है। तो आप मान के चलिए कि आप वर्कर जो है वो अगर सैटरडे को काम करता है तो 8 घंटे ही काम करता है, हालांकि पेमेंट वो काम करता है 4 घंटे, लेकिन वेजेस के लिए उसको 8 घंटे ही माना जाएगा। ओके सर। वर्कर्स आर पेड ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से ओवर टाइम पे किया जाएगा। फैक्ट्री एक्ट क्या कहता है? फैक्ट्री एक्ट ये कहता है कि आपको अगर डेली आप 9 घंटों से ज़्यादा या हफ्ते में 48 घंटों से ज़्यादा काम करते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर ओवर टाइम, और ओवर टाइम का जो रेट रहेगा वो डबल रहेगा। ठीक है, डबल किसका? बेसिक पे प्लस डीए का। एक्सक्लूडिंग हॉलीडे द टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्कड आउट टू बी 176 इन द रिलेवेंट मंथ, सबके घंटे मिला के
176 घंटे बनते हैं, यानी कि ये जो डीए है ना 176 घंटों का है, सबके घंटे मिला के 176 बनते हैं। आप बोलोगे सर इनके वर्कर के घंटे मिला के तो 176 नहीं बन रहे, और अलावा इसके अलावा भी तो वर्कर हो सकते हैं ना, सबके घंटे मिला के 176 बन रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि ये 3 ही वर्कर हैं आपकी फैक्ट्री में, ज़्यादा वर्कर भी हो सकते हैं। ठीक है सर। द कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम आर अब्जॉर्ब्ड इनटू ओवरहेड, उसे ओवरहेड का पार्ट बनाया जाता है, उसे सैलरी का एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया जाता, तो उसको यहाँ लेना भी नहीं है। कैलकुलेट द वेजेस पेबल टू ईच वर्कर, चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले रेट पर आर निकाल लेते हैं और ओवर टाइम का रेट पर आर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए वर्किंग नोट, calculation of normal wage rate per hour। ठीक, 3 वर्कर्स हैं आपके ए बी सी। बेसिक वेजेस वो मैंने आपको बता दिया, ए का 200 को 200 रुपये मिलते हैं पूरे दिन के। अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो यू विल फाइंड इट्स 25 रुपीज़। ठीक है, बी को 100 रुपीज़ मिलते हैं पूरे 8 घंटे के, अगर आप डिवाइड करोगे तो इट्स 12.5 रुपीज़। और सी को 300 रुपीज़ मिलते हैं पूरे 8 घंटों के, और अगर आप डिवाइड करोगे इट्स 37.5। उसके बाद डी ए अलाउंस सबको बराबर दिया जाएगा, और इस महीने हमने सोचा कि 968 का डीएनएस अलाउंस मिलेगा टोटल में सबको, और टोटल आर्स पर आर होगा वहाँ पर इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेज रेट पर आर दिया जाएगा, तो टोटल 176 आर्स हैं उस महीने में सबने काम किया है। तो डिवाइड करके बताइए पर आर कितना आएगा। बताइए डिवाइड करके पर आर कितना आएगा। $5.5। ठीक है जी, तो इसका आ गया 30.5 और इसका आ गया 18 और इसका 43। ये नॉर्मल वेज रेट है। वेज रेट फॉर ओवर टाइम ए बी सी डबल हो जाएगा 61, 36 और 86। ये आपका ओवर टाइम का वेज रेट है, फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक डबल हो जाता है। ठीक है सर, यहां तक क्लियर है जी सबको? यहां तक क्लियर है सबको? बताइए जल्दी से। चलिए कैलकुलेशन ऑफ
ऑफ wages payable to each worker. सबसे पहले वेजेस ऑन डेली बेसिस, यहाँ डेज आ जाएंगे, ये वर्कर ए का कॉलम हो गया, ये वर्कर बी का और फिर वर्कर सी का। वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी। नॉर्मल वेजेस, ओवरटाइम वेजेस, टोटल, नॉर्मल वेजेस, ओवरटाइम वेजेस, टोटल, नॉर्मल वेजेस, ओवरटाइम वेजेस, टोटल। ठीक है जी। नॉर्मल वेजेस, ओवरटाइम वेजेस, टोटल, नॉर्मल वेजेस, ओवरटाइम वेजेस, टोटल। ये हम डेली बेसिस पे निकाल रहे हैं, डेज। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे तो आपने लेना ही नहीं है। ठीक है जी, ओके। अब 10.5 घंटे काम कर रहा है ये बंदा। 8 घंटे की नॉर्मल वेजेस होंगी, 9 घंटों की नॉर्मल वेजेस होंगी। 9 घंटों की तो नॉर्मल ही मिलेगी ना उसको, और 1.5 घंटे का ओवर टाइम होएगा। तो बताइए नॉर्मल वेजेस कितनी है? 30.5। 9 को 30.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए। 9 को 30 टू 74.5, ठीक। ओवर टाइम मिलेगा आपको 1.5 घंटे का, तो 1.5 घंटे का रेट है आपका 61, तो 30.5 आ गया, तो 91.5 ओवर टाइम हो गया। जोड़ के बता देना कितना आया। और फिर उसने 8 घंटे काम किए तो वहाँ ओवर टाइम नहीं मिलेगा, 244। और 10.5 घंटे काम किया सेम, उसके बाद 9.5 घंटे काम किया, 9 घंटों की वेजेस नॉर्मल, और आधे घंटे का ओवर टाइम 30.5। उसके बाद 10.5 घंटे, सैटरडेज ने काम ही नहीं किया। और इसकी टोटल वेजेस ऑन डेली बेसिस कितनी बन गई बताइए ज़रा। वर्कर ए की टोटल वेजेस डेली बेसिस के ऊपर कितनी बन गई?
1647 और बी की बात करते हैं। 8-8 घंटे ही काम किया इसने, ओवर टाइम बनेगा ही नहीं। $144 डेली बेसिस पे तो ओवर टाइम नहीं बनेगा। और सैटरडे भी चाहे काम 4 घंटे करे लेकिन पेमेंट 8 घंटों की होगी। ठीक है जी, ओवर टाइम मिलेगा नहीं, डेली बेसिस पे तो नहीं बनता। टोटल बता दीजिए कितनी बनी वेजेस वर्कर की, बी की। $864। और तीसरा है 10.5 घंटे, तो इसका मतलब ये हो गया 43, 9 इंटू 43, 387, 9 घंटे की। और 1.5 घंटे का ओवर टाइम 86 एंड 43, 129, ये ओवर टाइम हो गया। 9 घंटों की वेजेस नॉर्मल की ले ली और 1.5 घंटे का ओवर टाइम ले लिया। 8 घंटे हैं तो नॉर्मली मिलेंगी, और 10.5 घंटे सेम, और फिर 9.5 घंटे, और 10.5 घंटे, और 8 घंटों का। सैटरडे कर तो वो 4 घंटे ही रहा होगा लेकिन पेमेंट 8 घंटों की मिलेगी। तो टोटल बताइए कितना बना। चेक कर लीजिए, इतना ही बना है। लो जी, तो डेली बेसिस पे निकाल लिया, फिर हम इसे वीकली बेसिस के साथ कंपेयर करेंगे। चेक कर लेना प्लीज। ये सही है, चलिए। वेजेस ऑन वीकली बेसिस।
वीक, वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी, नॉर्मल वेजेस, ओवरटाइम वेजेस, टोटल, नॉर्मल वेजेस, ओवरटाइम वेजेस, टोटल, नॉर्मल वेजेस, ओवरटाइम वेजेस, टोटल। अब देखो 1 वीक है तो 48 घंटों का नॉर्मल टाइम है, तो ए ने 49 लगाए, तो 48 घंटों को अगर आप 30.50 से मल्टीप्लाई करोगे, 48 घंटों का नॉर्मल टाइम है इंटू 30.5, 1464, और 1 घंटा आपका ओवर टाइम है तो उसका 61, तो टोटल कितना आया? तो 1525 टोटल हो गया। और बी ने 48 आवर्स लगाए हैं, तो 48 आवर्स का तो ओवर टाइम बनता ही नहीं है, नॉर्मल वेजेस ही मिलेंगे इसको। तो क्या रेट है इसका? 18, 48 इंटू 18, 864। ठीक। और तीसरा 57, तो 48 इंटू 43, 2064। तो अब देखिए आपके टोटल 57 है, यानी बताइए कितने घंटे एक्स्ट्रा हो गए? 9 हो गए। तो 9 इंटू 86, 774। 48 घंटों का नॉर्मल के हिसाब से, जो ऊपर 9 घंटे ओवर टाइम है उसका ओवर टाइम रेट के हिसाब से। ठीक है जी, ओके। चलिए, वेजेस ऑफ ईच वर्कर wages on daily basis or weekly basis whichever is higher. वर्कर ए, वर्कर बी एंड वर्कर सी। ठीक है जी। वर्कर ए में देखिए कितना मिलेगा? 1647। वर्कर बी तो सेम ही है, और वर्कर सी में हाईएस्ट 2838 है। तो दिस इज द आंसर। चेक कर लीजिए और नोट कर लीजिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल कराया था, मैंने उसी तरीके से क्वेश्चन कराया है।
ओके जी, चलें आगे। कृष्णा जी, सैटरडे को 4 आवर्स ओवर टाइम क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? अरे कैसे ओवर टाइम कंसीडर कर लोगे? 8 घंटों से 9 घंटों से ज़्यादा आएगा तभी ओवर टाइम आएगा ना। सैटरडे को 4 आवर्स ओवर टाइम क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? क्यों करेंगे जी? फैक्ट्री एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि 9 घंटों से ज़्यादा काम करोगे किसी दिन तो ही ओवर टाइम होगा। सैटरडे को तो आप वैसे ही 4 घंटों का काम कर रहे हो और हम आपको क्रेडिट 8 घंटों का दे रहे हैं, तो 9 घंटे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए, क्लियर है कृष्णा जी? सैटरडे को ओवर टाइम नहीं आएगा। ओवर टाइम तभी आएगा जब आप डेली बेसिस पे 9 घंटे से ज़्यादा काम करते हो या वीकली बेसिस के ऊपर 48 घंटों से ज़्यादा काम करते हो। हाँ जी, सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं कृष्णा जी, इट्स फाइन, आपका काम है डाउट पूछना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। नॉर्मल आइडल टाइम नहीं मानेंगे जी उसको, आप उसको पेमेंट ही ये समझिए कि डबल करके दे रहे हो। वर्कर ही बियर करेगा उसको, सॉरी कस्टमर ही बियर करेगा। वेज रेट ही बढ़ गया, हाँ नॉर्मल की तरह ही ट्रीट हो जाएगा वो। क्या सकते हो गौतम जी? ठीक है, नॉर्मल आइडल टाइम उसे कह सकते हो आप। और बताइए क्या डाउट है? आवाज कम हो गई है। लो जी, अब आ गई आवाज। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन 5 और 6 हमारा पेंडिंग है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इन अ फैक्ट्री द बेसिक वेज रेट इज 10 पर आवर, ये बेसिक वेज रेट है, एंड ओवर टाइम रेट इस तरीके से दिए गए हैं। देखो फैक्ट्री एक्ट तभी एप्लीकेबल है जब आपका एग्रीमेंट नहीं है। अगर मान लीजिए वर्कर और मैनेजमेंट में एग्रीमेंट है तो वो एग्रीमेंट प्रवेल करेगा, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इसका मतलब अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो फैक्ट्री एक्ट है वो प्रवेल करेगा। ठीक है, तो एग्रीमेंट के हिसाब से दिया हुआ है कि अगर आप वर्कर से नॉर्मल वर्किंग आवर से बिफोर या आफ्टर काम करवाते हो तो वेज रेट आपका 17.5 हो जाएगा ना, 175% ऑफ बेसिक रेट है। ठीक है, और अगर आप संडे और हॉलीडेज से काम करवाते हो तो वहाँ वेज रेट जो हो जाएगा वो 225% ऑफ द बेसिक वेज रेट हो जाएगा, यानी कि इन द प्रेजेंट केस 22.5 हो जाएगा। ठीक है सर। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग आवर्स वर वर्कड, पिछले साल में जितने घंटे काम किया गया वो इस तरीके से हैं। नॉर्मल टाइम 1 लाख घंटे नॉर्मल टाइम था आपका। ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स ऑफ कोर्स 20,000 है, और ओवर टाइम ऑन संडे एंड हॉलीडे ये 5,000 है। द फॉलोइंग आवर्स हैव बीन वर्कड ऑन जॉब जेड, जॉब जेड के ऊपर जो काम किया गया
1000 घंटे नॉर्मल के लगे हैं, ओवर टाइम के लगे हैं 100 घंटे और सैटरडे और संडे के लगे हैं 25 घंटे, टोटल 1125 घंटे लगे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड, ठीक है जी, एंड ओवरहेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टांसेस। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड एंड ओवरहेड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टांसेस। तो आपको ओवरहेड के बारे में भी बताना है कि कितने ओवरहेड चार्ज होंगे और कितने आपके क्या कहते हैं जो लेबर कॉस्ट चार्ज होगी। 3 केस है, व्हेन ओवर टाइम इज वर्क रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज ए पॉलिसी ड्यू टू लेबर शॉर्टेज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओवर टाइम रेट ही इन्फ्लेट कर दिया जाएगा, ठीक है। व्हेन ओवर टाइम इज वर्कड इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये ओवरहेड का पार्ट बनेगा। मैंने आपको बोला था कि अगर किसी डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है तो उसमें अगर आप ओवर टाइम पे करते हो तो ओवर टाइम प्रीमियम जो है वहाँ पर वो ओवरहेड का पार्ट बन जाएगा इसमें, ठीक है जी। और व्हेन ओवर टाइम इज वर्कड एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, जॉब को जल्दी काम करवाने के लिए, तो यहाँ जो ओवर टाइम प्रीमियम है वो कस्टमर बियर कर लेगा। तो आइए करते हैं। ये तीनों केस मैंने आपको बता दिए कि हाउ यू विल, यहाँ पर प्रॉब्लम पता है ओवर टाइम प्रीमियम की ट्रीटमेंट की बात है और कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है सर। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन एक बार और डिस्कस करना है कि हो गया, ठीक है। ये आपके ओवर टाइम के रेट्स हो गए हैं, ये टोटल जो लेबर ने काम किया उसके हिसाब से होगा और ये जेड के ऊपर जितना काम हुआ वो दिया हुआ है। आपको तीनों के हिसाब से ट्रीट करना है कि जब नॉर्मली आपको ओवर टाइम हर वक्त ज़रूरत पड़ती है थ्रू आउट द ईयर, पॉलिसी है तो वहाँ पे आपको मालूम है जो नॉर्मल रेट है वो इन्फ्लेट हो जाता है, ओवर टाइम प्रीमियम नॉर्मल रेट का ही पार्ट बन जाता है। और सेकंड पार्ट में किसी डिपार्टमेंट के कहने पर ओवर टाइम करवा रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट के कॉस्ट का पार्ट उसमें ओवरहेड में जुड़ जाता है, ओवर टाइम प्रीमियम, ठीक है। और बात ओवर टाइम प्रीमियम की है बस, और कुछ नहीं। और तीसरे केस में कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे है तो ओवर टाइम प्रीमियम कस्टमर को चार्ज हो जाता है, ठीक है सर। आइए क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले ए केस, when overtime is worked regularly throughout the year as a policy due to labor shortage. Labor cost per hour, ठीक है जी। लेबर कॉस्ट पर आवर, सारे खर्चे जोड़ेंगे, नंबर ऑफ आवर से डिवाइड कर देंगे। 1 लाख का नॉर्मल है इंटू 1 लाख घंटे नॉर्मल आवर्स हैं, इतनी नॉर्मल आवर्स की वेजेस होगी। और 20,000 इंटू 17.5 ये ओवर टाइम वेजेस होगी जो बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं। और एक मिनट, इसको ऐसे करते हैं, नॉर्मल वेजेस एक लाख घंटे नॉर्मली काम हुआ है और वेज रेट था 10 रुपये एक फैक्ट्री में, ओवरऑल दिया हुआ डाटा, तो 10 लाख की नॉर्मल वेजेस होगी। ओवर टाइम वेजेस इसमें 2 हैं, बिफोर एंड
आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, ठीक है जी। उसमें आपका आएगा 20,000 घंटे काम करवाया आपने, उस समय वेज रेट 17.5 था, 10 जो था वो आपका नॉर्मल था उसमें, और 7.5 का ओवर टाइम प्रीमियम था। तो आपको मालूम है जो ओवर टाइम वेज रेट होता है वो दोनों को जोड़ के आता है, नॉर्मल रेट भी होता है उसमें और ओवर टाइम प्रीमियम भी होता है, तो दोनों को जोड़ के 17.5 बना हुआ है। तो नॉर्मल रेट 10 रुपये है, ओवर टाइम प्रीमियम 7.5 रुपये है, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 3,50,000। उसके बाद संडे एंड हॉलीडेज, संडे एंड हॉलीडेज 5,000 घंटे काम करवाया हमने वर्कर से, और 225 दे रहे हैं, 22.5, यानी कि 10 रुपये नॉर्मल वेजेस के हिसाब से और 12.5 रुपये ओवर टाइम प्रीमियम दे रहे हैं। तो कितना हुआ, ये आपका आया 1,12,500। टोटल वेजेस आ गई, बताइए कितनी आई टोटल वेजेस? 14,62,500 और नंबर ऑफ आवर्स, लेबर आवर्स, यहां पर क्या होगा, हम रेट इन्फ्लेट कर देंगे। नंबर ऑफ लेबर आवर्स जो हैं 1,25,000। आपको मैंने बताया था ना, यहां ओवर टाइम एक नॉर्मल फीचर है, और जब ओवर टाइम नॉर्मल फीचर होता है ना, तो ओवर टाइम नॉर्मल वेजेस का ही रेट इन्फ्लेट हो जाता है, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट पर आवर, अब 14,62,000 हमारी लेबर कॉस्ट बनी है टोटल ओवर टाइम प्रीमियम को मिला के, और इतना घंटे काम हुआ है, तो बताइए रेट पर आवर कितना आएगा डिवाइड करके? 11.7, ठीक। तो कॉस्ट, लेबर कॉस्ट ऑफ जॉब जेड, ठीक है जी, ये बतानी है आपने। तो जॉब जेड के ऊपर 1125 आवर्स काम हुआ है, तो 11.7। हमें कोई मतलब नहीं ओवर टाइम का अलग लेना है या नॉर्मल का अलग लेना है, क्योंकि रेट एक ही निकाल दिया गया, हम लोगों ने इन्फ्लेट कर दिया प्रीमियम, ओवर टाइम प्रीमियम को जोड़ के, क्योंकि नॉर्मली हम ओवर टाइम कंसीडर कर रहे हैं। तो हर वर्कर जो ओवर टाइम कर रहा है, तो हर कस्टमर बियर करेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1125 इंटू 11.7, ये आपका आया 13,162.5। और दूसरा इसमें पूछा है ओवरहेड, वो यहां पर नील है, हमें पता नहीं है, क्लियर, क्योंकि ओवरहेड के बारे में यहां पर कोई जानकारी नहीं है, इस प्रेजेंट केस के लिए तो कोई जानकारी नहीं है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि जो ओवर टाइम है वो नॉर्मल वर्किंग का पार्ट है, तो हम लोगों ने टोटल वेजेस में ही ओवर टाइम प्रीमियम भी जोड़ दिया और रेट ही इन्फ्लेट कर दिया, एक रेट निकाल दिया गया सारा कुछ जोड़ के। अब जितने घंटे जिस कस्टमर के लिए, जिस प्रोडक्ट के लिए काम हो रहा है, उतने घंटों से उस रेट को मल्टीप्लाई कर दिया, बात खत्म। दूसरा बी पॉइंट, ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। यहां ओवर टाइम आपको एम्प्लॉय कॉस्ट अलग निकालनी पड़ेगी और ओवर टाइम प्रीमियम जो होगा वो लगाएगा।
जॉब Z। अब देखिए यहां पर अलग अलग होगा, जो ओवर टाइम प्रीमियम है ना वो ओवरहेड का पार्ट बनेगा। नॉर्मल वेजेस, एक 1000 घंटे प्लस 100 प्लस 25 इंटू 10, ये बनेगा 11,250। जो नॉर्मल वेजेस है ना, चाहे ओवर टाइम की हो चाहे नॉर्मल की हो, वो एम्प्लॉय कॉस्ट का ही पार्ट बनता है। प्रॉब्लम ओवर टाइम प्रीमियम की आती है। ओवरहेड कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर Z, यहां पर जो ओवर टाइम प्रीमियम आप पे कर रहे हो ना, वो ओवरहेड कॉस्ट का पार्ट बनेगा, वो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए कैसे, आप कितने घंटे ओवर टाइम लगा रहे हो, 100 घंटे लगा रहे हो, वहां पर ओवर टाइम प्रीमियम 7.5 रुपये है, और 25 घंटे एक लगा रहे हो सैटरडे संडे हॉलीडेज को, वहां 12.5 रुपये का ओवर टाइम प्रीमियम है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 12.5 इंटू 25 प्लस 750, ये आपका आएगा 1062.5। ठीक है, इतने आप जो पे करोगे वो एम्प्लॉय कॉस्ट के नाम पर इतना ही पे करोगे, और ओवर टाइम प्रीमियम है यहां पर उसे ओवरहेड ट्रीट कर लिया जाएगा। क्या प्रॉब्लम है, हो तो गया, समझ रहे हो ना, कि नॉर्मल वेजेस जो हैं चाहे वो ओवर टाइम की क्यों ना हो, नॉर्मल वेजेस नॉर्मल टाइम की या नॉर्मल वेजेस ओवर टाइम की, वो हमेशा एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट होती है। प्रॉब्लम ओवर टाइम प्रीमियम की बात होती है। ठीक है जी, ओवर टाइम प्रीमियम सी पॉइंट है, कस्टमर के लिए ओवर टाइम चार्ज किया गया, तो जितना भी ओवर टाइम प्रीमियम है वो कस्टमर बियर करेगा, एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। बी केस में भी कस्टमर ही बियर कर रहा है, बट वो ओवर टाइम प्रीमियम है ओवरहेड के पार्ट में बियर कर रहा है। ठीक है, काम वहां पर भी कस्टमर के लिए हो रहा है, पर ओवरहेड के हिसाब से हो रहा है, डिपार्टमेंट वाइज है ना, तो डिपार्टमेंट के खर्चे ओवरहेड में चार्ज होते हैं। कस्टमर बियर कर रहा है वहां ओवर टाइम प्रीमियम, बट वो ओवरहेड के नाम से चार्ज कर रहा है, एम्प्लॉय कॉस्ट के नाम से चार्ज नहीं कर रहा। खर्चे तो अल्टीमेटली सारे ही नॉर्मल को छोड़ दिया जाए, कस्टमर नहीं बियर करने हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफ जॉब Z। ठीक है जी, तो नॉर्मल वेजेस अब Z ही बियर करेगा, एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनेगा। नॉर्मल वेजेस 1125 इंटू 10 11,250, ओवर टाइम प्रीमियम ये भी कस्टमर बियर करेगा, उसकी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनेगा, प्लस 12,5। लो जी, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया है। अब हमारा सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आपका स्टिल होमवर्क है, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे, डिफरेंट वेज पेमेंट प्लान के हिसाब से वेजेस कैसे कैलकुलेट करनी है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो आज हम इतना ही करेंगे। उम्मीद है कि आपको जो मैंने करवाया है वो समझ में आया होगा। और हमारे 5 क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बोला कि हो गए हैं, और एक ये क्वेश्चन अब आप, मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे। ठीक है जी, ये स्टिल आपका होमवर्क है। ये 5th क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है, और 4th क्वेश्चन भी हमारा हो गया है।
ये स्टिल आपका होमवर्क है। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक तो 6 क्वेश्चन करेंगे और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप 6 क्वेश्चन को कर लीजिए, ठीक है? ओके जी, थैंक यू।